प्रिय दर्शकों, आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो 5 महाभूतों के बारे में न जानता हो, या फिर इंद्र तत्व हो गया, वरुण देवता हो गया, यम हो गया, अग्नि देवता हो गया। इन सब के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं से तो ज़रूर सुना होगा। और आप सभी ये जानते हो कि बादल में जो विद्युत गरजती है, बिजली उत्पन्न होती है बादलों के बीच, वही इंद्र तत्व है। हमारे सामने जो अग्नि दिखती है वही अग्नि तत्व है। इसी तरह अगर 5 महाभूतों में देखें तो जो खाली स्थान है हम लोगों के सामने, इसे आप अंतरिक्ष कह देते हो। ये जो वायु बहती है, हमें स्पर्श का अनुभव होता है हवा के द्वारा, इसे वायु तत्व कह दिया जाता है। इसी तरह जलती हुई अग्नि को अग्नि तत्व कह दिया जाता है। और जो हम लोग समुद्र को देखते हैं, नदियों को, अलग अलग महासागरों को देखते हैं, उसे आपः तत्व कह दिया जाता है। और जिस पृथ्वी पर बैठे हैं, जहाँ पे घूम टहल रहे हैं, इसे पृथ्वी तत्व बोल देते हैं। इसी तरह जो महासागरों का स्वामी है, उसे वरुण तत्व कह देते हैं। लेकिन क्या आप सभी जानते हो, मैंने जितने भी तत्वों की, देवताओं की चर्चा की, इंद्र देवता हो, अग्नि हो, वरुण हो, यम हो, सोम तत्व हो, या फिर अंतरिक्ष हो, वायु तत्व हो, अग्नि तत्व हो, आपः तत्व हो, और ये पृथ्वी तत्व हो, वास्तव में ये इन सभी पदार्थों का स्थूल रूप है, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, जो आप तक स्थूल रूप में प्रचलित है। जैसे बिजली को विद्युत कह देते हैं, वास्तव में ये वास्तविकता नहीं है। इन सभी सूक्ष्म पदार्थों का बहुत गहरा विज्ञान है। इसी वीडियो में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि इंद्र तत्व पार्टिकल आदि से भी बहुत सूक्ष्म होता है। ये जो ग्रेविटी होती है, चार्ज होता है, उन सब की उत्पत्ति सूक्ष्म इंद्र तत्व से होती है। इंद्र तत्व बिजली का ही नाम नहीं है। इंद्र तत्व बहुत सूक्ष्म होता है, जिसे कभी भी किसी तकनीकी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में 5 महाभूतों के बारे में, अलग अलग सूक्ष्म देव पदार्थों के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं, वो आपके सामने दूर की जाएगी। और इन सूक्ष्म तत्वों के बारे में, इनके गहरे विज्ञान के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। वैसे काफ़ी दिन पहले एक वीडियो इस विषय पर बनाई गई थी, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो और अच्छे से उसके बाद समझ में आएगी। तो आइए ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं बातों को इधर उधर न करते हुए अपने टॉपिक पर सीधे ही आता हूँ। सबसे पहले हम इंद्र तत्व की चर्चा करते हैं, क्योंकि सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यही है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, धैर्यपूर्वक देखिएगा। हो सकता है इंद्र तत्व के बारे में, इंद्र देवता के बारे में आपको एक नई जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसी इंद्र तत्व से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी के बीच ये प्रचलित है कि आकाश में जो मेघ गरजता है, बिजली उत्पन्न होती है, वही इंद्र तत्व है। उसी को देखकर, उसी के विज्ञान को समझकर लोग आज जो विद्युत है, आपके घरों पर लाइट आदि जलता है, तारों के माध्यम से आता है, खंभों के माध्यम से, उसको भी लोग विद्युत कह देते हैं, बिजली कह देते हैं। निश्चित रूप से विद्युत के ये अलग अलग प्रकार हैं, स्थूल रूप है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये जानने समझने का प्रयास किया, विद्युत की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कितनी सूक्ष्मता से होती है? और जो ये आकाश में बिजली चमकती है, विद्युत का वास्तविक रूप ये नहीं है। विद्युत वास्तव में उत्पन्न होता है, आप लोगों ने सृष्टि विज्ञान के क्रम में कभी मेरे वीडियो में देखा होगा कि प्रकृति से ईश्वर तत्व, महत तत्व, अहंकार तत्व को उत्पन्न करता है, मनस तत्व को। उसके बाद 7 महाभ्यर्थियाँ उत्पन्न होती हैं, भू भुव स्व महाजना तपा सत्यम। उसके बाद उन्हीं भू भुव स्व आदि से 11 प्राण व छंदों की उत्पत्ति होने लगती है। आज जिसे आप स्ट्रिंग कह देते हो, वैदिक मंत्र या फिर प्राण व छंद, उससे भी बहुत सूक्ष्म होते हैं। वे सभी उत्पन्न हो चुके हैं। अब उन्हीं 11 प्राणों के विशेष यज्ञ के द्वारा सबसे पहले विद्युत की उत्पत्ति होती है, इंद्र तत्व की उत्पत्ति होती है। वो इंद्र तत्व प्राण अपान उदान के रूप में होता है। प्राण होता है आकर्षण गुण सबसे अधिक। सबसे पहले आकर्षण गुण की उत्पत्ति उसी विद्युत से ही होती है, सृष्टि में प्रकाशित होने लगता है। अपान होता है प्रतिकर्षण। तो जो विद्युत होता है उसमें आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। ये जो लोग कहते हैं कि मास की उत्पत्ति, चार्ज की उत्पत्ति पार्टिकल से होती है, ग्रेविटन आदि पार्टिकल की इसमें भूमिका है, मास भी विद्युत का ही एक रूप है। जो सबसे पहला विद्युत है, हालांकि विद्युत एक प्रॉपर्टीज है, गुण है। जो पदार्थ है वो इंद्र तत्व है। जैसे आग होती है, आग जल रही है,
तो आग एक पदार्थ हो गया और जो उष्णता है उसका गुण हो गया। जब तक आग है तब तक उष्णता रहेगी, वो दोनों का नित्य गुण है। उष्णता समाप्त हो जाएगी तो आग खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही जो तत्व है वो इंद्र तत्व है, इंद्र देवता, और जो उसका गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो है विद्युत। इंद्र तत्व है तब तक विद्युत रहेगा। तो सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण कोई तत्व है जो सृष्टि में एक विशेष भूमिका निभाता है, चाहे वो असुरों से, डार्क मैटर आदि से युद्ध की बात हो, उन्हें तोड़ने की बात हो, या फिर मांस आदि की उत्पत्ति की बात हो। अंतरिक्ष की भी उत्पत्ति उसी विद्युत से होती है। रिचर्ड पी फाइनमैन जैसे बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो अंतरिक्ष होता है, स्पेस, वो मास की वजह से, चार्ज की वजह से कर्व होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। तो स्पेस में भी विद्युत होता है। ये जो अंतरिक्ष में आप लोग विद्युत देखते हैं, तारों में देखते हैं, ये बहुत स्थूल रूप है। सूक्ष्मता में अगर आप खोजते जाओगे, पार्टिकल में भी विद्युत होता है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन पार्टिकल का विद्युत भी मूल रूप नहीं है, वो फंडामेंटल नहीं है। उससे भी सूक्ष्म 11 प्राणों के विशेष यज्ञ में प्राण, अपान, उदान आदि से उस इंद्र तत्व की उत्पत्ति होती है। उसी से सबसे पहले सृष्टि के पहले विद्युत की उत्पत्ति वहीं से होती है। अंतरिक्ष का जो जाल होता है वही विद्युत बनाता है। फिर वहीं से अलग अलग, ये जो मैंने वरुण तत्व कहा, अब यहीं से सभी अलग अलग देव पदार्थों की उत्पत्ति होती चली जाएगी। सब में इस इंद्र तत्व की, इस विद्युत की भूमिका रहेगी। मास, चार्ज आदि बहुत स्थूल पदार्थ हैं। अभी मैं उन सूक्ष्म तत्व की बात कर रहा हूँ, उस विद्युत की जिसे कभी आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। केवल एक योगी या वैज्ञानिक उसके सूक्ष्मता में जाकर उसे समझ सकता है, जान सकता है उसके यूनिट को। तो अब यहाँ से सभी देव पदार्थों की उत्पत्ति होने लगेगी। ये जो लोग कहते हैं कि वरुण तत्व है, देवताओं का स्वामी है वरुण, महासागर जो होता है, ये तो एक स्थूल रूप हो गया। वरुण तत्व प्राणों व छंदों के विशेष संरचना से उत्पन्न होता है। प्राणों व छंदों का एक विशेष भाग है वो। सबसे पहला वरुण तत्व वहीं से उत्पन्न होता है। आप में से जो फिजिक्स पढ़ते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि जो ग्रेविटी है ये भी चार्ज का एक रूप है, विद्युत का ही एक रूप है। ग्रेविटेशनल चार्ज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो उसकी भी उत्पत्ति इंद्र तत्व से, उस विद्युत से होती है। ऋषियों के ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निहोत्रेण दर्श पूर्णमासाभ्याम इंद्रम असृजत। दर्श और पूर्णमास कहते हैं प्राण और अपान को, प्राण और उदान को। अग्निहोत्र कहते हैं दश होता को, और प्राणो वही 10 होता। जो प्राणपान आदि होते हैं वे ही 10 होता हैं। तो प्राणपान आदि के विशेष यज्ञ में उदान की, प्राण की, अपान की एक विशेष भूमिका के अंतर्गत सबसे पहले सृष्टि के किसी पदार्थ की उत्पत्ति होती है, तो वो है इंद्र तत्व, जिसका गुण है, प्रॉपर्टीज है विद्युत। आप सभी मेरी बातों को इतना जरूर याद रखिएगा, कोई भी कितना भी बड़ा धरती का वैज्ञानिक हो, कुछ भी खोज करना चाहता हो, सबसे पहले मास हो, चार्ज हो, स्पेस हो, इन सबको समझने के लिए उसे विद्युत को समझना ही पड़ेगा। इंद्र तत्व हो गया, इस सूक्ष्मता से वो शुरू करेगा तो सृष्टि के हर एक समस्या को सुलझा ले जाएगा। क्योंकि इसी इंद्र तत्व से, इसी विद्युत से अलग अलग सभी फोर्सेस की उत्पत्ति होती है। अंतरिक्ष की उत्पत्ति में इसी इंद्र तत्व की विशेष भूमिका होती है। आगे चलकर जितने भी असुर पदार्थ हैं, असुर ऊर्जा हैं, अभी तो उनकी विशेष जानकारी नहीं है वैज्ञानिकों को, लेकिन आगे चलकर जब उनके क्रिया विज्ञान को, उनके सूक्ष्मता को समझने का प्रयास किया जाएगा तो सृष्टि का एक बहुत गहरा रहस्य सामने आएगा। जो इंद्र तत्व उन असुरों से हमेशा युद्ध करता है। कोई भी 2 पार्टिकल अगर मिल रहे होते हैं, या फिर जो वर्चुअल फोटान जिसे कहा जाता है, जब वो बन रहा होता है तो वहाँ पर असुर पदार्थों का हस्तक्षेप किया जाता है। तो वहाँ पर विद्युत के द्वारा ही उसे समाप्त किया जाता है, तब जाके वो पार्टिकल बन पाता है। या फिर जब इलेक्ट्रॉन में कोई फोटान अवशोषित होने जाता है, वहाँ पर भी इन पदार्थों के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है। जो असुर पदार्थ होते हैं वहाँ पर भी विद्युत की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जो विद्युत को, इस इंद्र तत्व की सूक्ष्मता को सबसे पहले यूनिट को समझ ले गया, वहाँ से वो सृष्टि की अच्छे से व्याख्या कर पाएगा। कोई भी कैसा भी पदार्थ हो वो उसे समझ सकता है। क्योंकि ब्रह्मांड में मनस तत्व के बाद, प्राण व छंदों के बाद अगर कोई पदार्थ की पूरी सृष्टि में भूमिका है तो ये इंद्र ही है, विद्युत ही है। आप लोग कोई सा भी नाम ले लो, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, आयन, एटम, सबके अंदर विद्युत होता है। सब विद्युत की वजह से उत्पन्न हुए हैं। विद्युत सबका संरक्षक भी है।
विद्युत का मतलब, अब आप लोग भ्रांति एक तोड़ दीजिएगा कि ये जो बिजली होती है यही विद्युत है। विद्युत की बात जब आए तब आप लोग समझिएगा कि सृष्टि में सबसे पहला जो विद्युत है वो इंद्र तत्व से उत्पन्न होता है, इंद्र तत्व का गुण है, और वो विद्युत प्राणों के रूप में होता है। ये जो विद्युत है इंद्र तत्व, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या एक वीडियो में मैं अलग से करूँगा विस्तार से। तो जो विद्युत है पूरी सृष्टि के पदार्थों का प्रेरक रूप है ये। इसी तरह वरुण तत्व के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आइए 5 महाभूतों की चर्चा करते हैं, जिन्हें लोग आग, पृथ्वी, पानी, जल, वायु और खाली स्थान कह देते हैं। सबसे पहले हम अंतरिक्ष से इसकी शुरुआत करते हैं। ये जो आज संसार में बताया जाता है कि खाली स्थान ही आकाश है, अंतरिक्ष है, वास्तव में ये लोगों का सबसे बड़ा भ्रम है। अंतरिक्ष एक जाल के रूप में है। अगर कोई वैज्ञानिक ही यही कहे कि अंतरिक्ष खाली स्थान को कहते हैं तो इसे रिचर्ड पी फाइनमैन जैसे वैज्ञानिकों को पढ़ना चाहिए। जो वैज्ञानिक ये बोल रहा हो कि पार्टिकल स्पेस को कर्व करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो कर्व या डिस्ट्रैक्ट होता है वो तो कोई पदार्थ ही होगा, खाली स्थान तो हो नहीं सकता। तो जो स्पेस होता है, अंतरिक्ष होता है, वो प्राणों व छंदों का एक विशेष जाल होता है। इंद्र तत्व तो उसके भी अंदर होता है। इंद्र मतलब सबसे पहला विद्युत। अंतरिक्ष में भी विद्युत होता है। विद्युत को मैं चार्ज नहीं कहूँगा, नहीं तो आप लोग पार्टिकल समझ लेंगे। तो ये जो अंतरिक्ष है पार्टिकल से अरबों खरबों गुना सूक्ष्म है। उसमें भी उसकी भी उत्पत्ति विद्युत से होती है। विद्युत उसकी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो अंतरिक्ष प्राण व छंदों का विशेष जाल होता है, जैसे मकड़ी का जाल होता है। मकड़ी उस जाल को बनाती है और उस पर दौड़ती रहती है। ऐसे ही जो अंतरिक्ष होता है वो भी एक जाल के रूप में होता है। आप लोग जो सुने हो कि अंतरिक्ष से, आकाश से वायु तत्व उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से आपा तत्व, आपा से पृथ्वी, ये सब सही है, बस उन तत्वों की सूक्ष्मता को नहीं समझा गया। अंतरिक्ष से भला खाली स्थान से वायु की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, आप लोग खुद ही विचार कीजिए। तो अंतरिक्ष एक जाल के रूप में होता है। उसका जो सूक्ष्म यूनिट है ये वैदिक छंदों के सहारे आप लोग समझ सकते हैं। बृहति छंद हो गया, त्रिष्टुप हो गया, दैवी छंद हो गया और प्राणपान उदान हो गया। इनके विशेष संयोग से अंतरिक्ष की एक यूनिट बनती है। मकड़ी के जाले की भी अलग अलग यूनिट होती है, तो जिससे मकड़ी के जाले की एक यूनिट बनती है उससे ही पूरा का पूरा जाला वो मकड़ी बना देती है। ऐसे ही अंतरिक्ष की जो ये एक यूनिट है उससे पूरी सृष्टि में सारे अंतरिक्ष उसी के रूप हैं। तो अंतरिक्ष एक जाल के रूप में है। विद्युत आदि भी अंतरिक्ष के अंदर होता है, उससे अंतरिक्ष की उत्पत्ति होती है। फिर उन्हीं विद्युत आदि के सहयोग से, प्राण व छंदों के विशेष मेल से अंतरिक्ष से फिर वायु तत्व उत्पन्न होता है। वायु मतलब ये जो आपको स्पर्श का अनुभव होता है, बहती हुई हवा है, ये नहीं है। ये तो कुछ मॉलिक्यूल आदि का एक विशेष रूप मात्र है, ये वायु तत्व नहीं है। वायु तत्व कहते हैं। वैसे मैं वायु तत्व को वैक्यूम एनर्जी भी नहीं कह सकता, क्योंकि वैक्यूम का मतलब एक तो खाली ले लिया जाता है, एक खाली ऊर्जा है, वैक्यूम है जो पूरी सृष्टि में भरी हुई है। वायु तत्व अंतरिक्ष के बाद सबसे पहले उत्पन्न होने वाला एक ऐसा पदार्थ है पूरी सृष्टि में ऊर्जा के रूप में भरा हुआ है। ये ऊर्जा नहीं जो तरंग होती है या फिर पार्टिकल, इनसे वो विशेष स्थिति होती है, उसकी स्थिति को अनुभव किया जा सकता है समझकर। तो जो वायु तत्व होता है और उसी वायु तत्व से जो असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा होती हैं वो भी उसी लेवल की होती हैं, उससे भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन अधिकतर असुर तत्व उसी लेवल के होते हैं वायु तत्व के। आज के वैज्ञानिक जिसे वैक्यूम एनर्जी कहते हैं, एक छोटी सी तुलना की जा सकती है, लेकिन वो वैक्यूम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ पार्टिकल से भी बहुत सूक्ष्म होते हैं। अब इसी वायु तत्व से, इसी वायु एनर्जी से अलग अलग फील्ड बनेंगे। तो वायु तत्व से अलग अलग फील्ड से सोम तत्व हो गया, आपह तत्व हो गया और अग्नि तत्व हो गया, यानी अलग अलग पार्टिकल, इन सब की उत्पत्ति उसी वायु तत्व से होने लगती है। अगर किसी अग्नि तत्व यानी पार्टिकल की सूक्ष्मता वायु तत्व से करें तो उसके लिए मैथमेटिक्स का कोई कैलकुलेशन अभी काम नहीं करेगा। फिर भी वैज्ञानिक इतना कल्पना करते हैं कि एक स्ट्रिंग जो सबसे स्थूल स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ होती है 10⁻³ मीटर होती है। वैसे वे उसका ब्रेथ और हाइट नहीं मानते, लेकिन अगर हम लोग वैदिक छंद कहें, जो वायु तत्व वैदिक छंदों व प्राणों के रूप में होता है,
ऐसा बोल सकते हैं कि अग्नि तत्व से भी बहुत अधिक सूक्ष्म होता है। तो उसी वायु तत्व से अग्नि तत्व आदि की उत्पत्ति होती है। सभी अलग अलग पार्टिकल हो गए, सोम तत्व हो गया, और जो आपा तत्व है वो वायु और अग्नि के यानी अलग अलग पार्टिकल और वायु तत्व वैक्यूम एनर्जी के विशेष संयोग से ही आपा तत्व की उत्पत्ति होती है। सोम तत्व भी उसी स्तर का एक भाग है। वायु तत्व का जो एक विशेष फील्ड है, ठंडी ऊर्जा, उसे भी आप सोम तत्व कह सकते हैं। तो उसी अग्नि तत्व और वायु तत्व से आपा तत्व की उत्पत्ति होती है। ये जो आप लोग कह देते हो कि महासागर हो गए, नदियाँ हो गई, ये आपा तत्व, यही जल है। ये जल नहीं है, ये तो स्थूल रूप में हम बोल देते हैं क्योंकि हमें दैनिक दिनचर्या में उसका उपयोग करना होता है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो मॉलिक्यूल है, आयन एटम है, इसे ही आपा तत्व, पृथ्वी तत्व कह देते हैं। इसको भी अभी विस्तार से और समझाने का प्रयास करूँगा। वहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, गलत हो गया था। तो ये जो आपा तत्व है, पार्टिकल से बाद, परमाणु से पहले जो आयन होते हैं, पार्टिकल से भी स्थूल पदार्थ होते हैं, न्यूक्लियस आदि हो गया, ये सब आपा तत्व में आ जाते हैं। और उन्हीं के विशेष संयोग से जब महासागरों की, नदियों की, पानी की, जल की उत्पत्ति होती है तो उसे भी हम आपा तत्व कह देते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म रूप में है वो उस सूक्ष्मता की बात है जो अभी मैंने चर्चा की कि नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसमें जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि बंधे रहते हैं। यानी अलग अलग पार्टिकल का जब कलेक्ट रूप हो जाता है, स्थूल रूप, बड़ा रूप हो जाता है, तो उसे आपा तत्व बोल देते हैं। इसी तरह जो पृथ्वी तत्व है, इस पृथ्वी को पृथ्वी तो कहते ही हैं, लेकिन हम कहते हैं ईश्वर की दृष्टि से देखें तो जो सूक्ष्म तत्व है, आपा तत्व का विशेष संयोग, जैसे पार्टिकल आदि यानी अग्नि तत्व के विशेष संयोग से आपा तत्व उत्पन्न हुआ, तो आपा तत्व का भी जब विशेष संयोग कुछ कलेक्ट इकट्ठा रूप लेंगे तो इससे इस पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हो जाती है। उन्हीं सूक्ष्म महाभूतों को पृथ्वी तत्व कहते हैं। तो जितने भी 5 सूक्ष्म महाभूत हैं, पृथ्वी तत्व की सूक्ष्मता मैंने बताई, उसका वास्तविक रूप आपा तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया। वायु तत्व को वैक्यूम एनर्जी नहीं कहते, लेकिन आप लोग एक तुलना कंपैरिजन के लिए बोल सकते हो। तो इसी तरह जो अंतरिक्ष है वो भी विशेष जाल के रूप में होता है, और उससे भी सूक्ष्म अलग अलग सृष्टि के देव पदार्थ होते हैं, इंद्र तत्व, वरुण तत्व। किसी महासागर को देखकर आप लोग वैसे बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने के लिए भी तो कोई शब्द चाहिए, तो ऋषियों ने ही उसे वरुण तत्व कहा है महासागरों को। लेकिन ये नहीं कहा है कि वरुण तत्व उसी को बोल सकते हैं। वरुण तत्व तो उसे कहेंगे जो महासागर के एक एक यूनिट का सबसे सूक्ष्म रूप होगा, जो इंद्र तत्व की सूक्ष्मता को समझ ले जाएगा। वो पूरी तरह आपके सामने व्याख्या कर देगा कि जो असुर पदार्थ है, असुर ऊर्जा यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वे कैसे उत्पन्न होते हैं, किन छंदों की सबसे अधिक भूमिका होती है, प्राण, अपान, उदान आदि में कौन सा प्राण सबसे अधिक होता है, जितने भी पार्टिकल आदि गति करते हैं। यहाँ तक कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, मोबाइल और आपकी काफ़ी दूरी होगी, आपके बीच में डार्क एनर्जी भरी हुई है। जो पार्टिकल आपसे टकरा के या फिर मोबाइल से टकरा के आपकी आंखों तक पहुंच रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास कर रहा है ये असुर पदार्थ। लेकिन विद्युत की वजह से आप लोग देख पा रहे हो, वो विद्युत असुरों को तोड़ देता है, समाप्त कर देता है। यहाँ तक कि सृष्टि बनने की प्रक्रिया में भी बहुत अधिक बाधा डालते हैं असुर पदार्थ। सूर्य आदि से जो प्रकाश यहाँ तक आ पा रहा है, अगर विद्युत ना हो तो आ ही नहीं पाएगा। असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा, इनकी उत्पत्ति भी कुछ विशेष छंदों से होती है। जो लोग छंदों की तालिका को देखे होंगे, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ छंदों की तालिका को। जैसे आसुरी गायत्री में 15 अक्षर होते हैं, आसुरी उषड़िक में 14 अक्षर होते हैं, आसुरी अनुष्टुप में 13 अक्षर होते हैं, आसुरी बृहति में 12 अक्षर होते हैं, आसुरी पंक्ति में 11 अक्षर होते हैं, आसुरी त्रिष्टुप में 10 अक्षर होते हैं। यानी असुर पदार्थों में भी विद्युत होता है, लेकिन जिस विद्युत से सृष्टि बनती है, जो इंद्र तत्व है, उसका कुछ विशेष भाग ही इसके अंदर होता है। जैसे प्रतिकर्षण हो गया, अपान आदि हो गया। इसी तरह आसुरी जगती में 9 अक्षर होते हैं। तो ये असुर पदार्थ एक ऐसा छंद है जिसमें एक एक अक्षर घटते चले जाते हैं। इन्हीं छंदों के विशेष संयोग से असुर पदार्थ की उत्पत्ति होती है। इन्हीं छंदों के विशेष संयोग से 5 सूक्ष्म महाभूतों की उत्पत्ति होती है। जो प्राण है वो छंद ही है, प्राणवय छंदांसी, क्योंकि पूरी सृष्टि 7 महाविहर्तियों से लेकर सभी बड़े छंदों तक इन्हीं से पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो प्राण भी एक तरह से छंद ही हैं। यहाँ तक कि जो ऋतु होता है, मास रूपी पदार्थ होता है, सब कुछ छंदों को ही कहा जाता है।
बस एक अलग तरह से डिफाइन करने के लिए किसी को प्राण कह दिया जाता है, किसी को उदान कह दिया जाता है, किसी को गायत्री कह दिया जाता है, किसी को उछड़ी कह दिया जाता है। सृष्टि की एक विशेष व्याख्या करने के लिए इन्हें कैटेगराइज किया गया है। सब हैं एक ही प्रकार के। तो सृष्टि के अलग अलग इन्हीं सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या के लिए इस वीडियो को शुरू किया गया था। यहाँ तक कि जब आप लोग प्राणायाम कीजिए, श्वासों को बाहर निकालते हो, अंदर लेते हो, प्राणायाम ये नहीं है। प्राणायाम तो इसे ही बोल सकते हो, लेकिन जो शक्ति बाहर निकालने का काम करती है, अंदर खींचने का काम करती है, मल मूत्र को बाहर निकालने का काम करती है, पेट के पाचन प्रक्रिया में जो शक्ति काम कर रही है, नाभि में जो शक्ति काम कर रही है, उसे आप प्राणपान उदान व्यान समान बोल सकते हो। जो उदान होता है वो गले से लेकर मस्तिष्क तक होता है। हालांकि ये ऐसे प्राण हैं, ये जो 10 प्राण हैं, ये आपके नियंत्रण में हो सकते हैं या फिर काफ़ी हद तक इन पर आपका वश होता है। उसकी व्याख्या कर रहा हूँ मैं। जो हमारी हड्डियाँ हैं, शरीर है, 5 सूक्ष्म महाभूतों से बने हैं। हड्डी हो गई, रक्त हो गया, मांस हो गया, अस्थि हो गई, मज्जा हो गया, वीर्य हो गया, अग्नि तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, शरीर के अंदर अंतरिक्ष हो गया। ये सभी भी इन्हीं प्राणों व छंदों से बने हुए हैं, लेकिन उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। जैसे उंगली को, हाथ की मुट्ठी को बांधना आपके वश में है, लेकिन उस उंगली के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसके अंदर जो सूक्ष्म प्राण काम कर रहा है। सृष्टि के अंदर जो प्राणपान या छंदों से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो विशेष क्रिया कर रहे हैं, उन प्राणों पर आपका नियंत्रण है। तो ध्यान में या फिर प्राणायाम करते समय उन्हें आप लोग महसूस कीजिए। यही जो शक्ति आपके अंदर काम कर रही है, इसी प्राणपान उदान के विशेष संयोग से, इनकी प्रेरणा से इंद्र तत्व, विद्युत की उत्पत्ति सृष्टि में सबसे पहले होती है। तो शरीर के प्राणों के माध्यम से आप सृष्टि के प्राण तत्व या छंदों को अच्छे से समझ सकते हो। शरीर में जो 5 सूक्ष्म महाभूत हैं, उनके माध्यम से आप सृष्टि के 5 सूक्ष्म महाभूतों को समझ सकते हो। मुझे लगता है कि 5 सूक्ष्म महाभूत हो गए, अलग अलग देव पदार्थ हो गए, और भी बहुत से देव पदार्थ हैं जिनकी व्याख्या इस वीडियो में नहीं की गई, क्योंकि वीडियो एक सार रूप में बनाया है मैंने। तो ये सभी पदार्थ हो गए, इनकी भ्रांति टूट गई होगी। और इस पर मैंने एक वीडियो और बनाया है, उसमें 5 महाभूतों की बहुत विस्तार से चर्चा की है और पृथ्वी तत्व से शुरू किया है। इसमें इंद्र तत्व के बाद अंतरिक्ष आदि से शुरू किया, वायु तत्व, लेकिन उसमें स्थूल पदार्थों से, पृथ्वी तत्व से, यानी मलिकुल आदि से सबसे पहले शुरू किया है, और व्याख्या करते हुए सूक्ष्मता में गया हूँ। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो में ऐसे बोला करो, वैसे बोला करो, एक शब्द का बार बार प्रयोग ना करो। वैसे ये सब ठीक है, इसका सुधार धीरे धीरे मैं करूँगा, लेकिन वीडियो बनाने का जो मुख्य मकसद था, मुझे लगता है आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे इंद्र तत्व हो गया, अलग अलग देव पदार्थ हैं, इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, और 5 महाभूत वास्तव में होते क्या हैं, इसके बारे में अगर आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो देखना आपका सार्थक होगा। तो यही लक्ष्य में ध्यान रखकर वीडियो को देखा कीजिए और ज़रूरी चीज़ों को लिख लिया कीजिए, क्योंकि ये सब आपके जीवन में हमेशा काम आएगी, आपकी कोई भी कैसी भी आयु हो। आप लोग इंद्र तत्व के सूक्ष्मता पर कभी ध्यान कीजिए या फिर उसे समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि 5 सूक्ष्म महाभूत उत्पन्न कैसे होते होंगे, हमारा शरीर बना कैसे है, प्राणपान उदान आदि होते क्या हैं, सबको अनुभव करने लगोगे धीरे धीरे। तो मुख्य लक्ष्य है जो उसे समझना। यही है आज का वीडियो। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।